आभार, अभिनंदन, स्वागत, बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और आज इस मंच से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, वो मेहमान जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां किस तरीके की हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना सहयोग दिया, कैसे कोरोना वॉरियर के रूप में वो सामने आए। और इसी मंच से आज उनसे सवाल जवाब होंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कैसी हैं, ये तमाम चीजें जो हैं आज इसी मंच से साझा होंगी, जानने की कोशिश करेंगे, सवाल होंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश आज इसी मंच से की जाएगी। और ये कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, खासकर हेल्थ को लेकर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है हेल्थ व्यवस्थाओं की जब बात होती है तो सवाल जो है वो कई खड़े होते हैं कि क्या हेल्थ व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में सही हैं, जो व्यवस्थाएं अभी दी जा रही हैं क्या वो व्यवस्थाएं कारगर हैं। अब की जो पेंडेमिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा और चरमराती नजर आई। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे वॉरियर्स थे जो कि जुड़े, जिन्होंने अपना सहयोग किया और धीरे धीरे स्थितियां जो है वो बेहतर करने की कोशिश जो है वो एक के बाद एक की जा रही है। और उम्मीद यही है कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है इससे निकलने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल अभी हम आगे की तरफ अगर मुंह कर देखते हैं तो फिर हम ये देख रहे हैं कि और तमाम बीमारियां जो है वो मुबाई खड़ी है। कोरोना की फर्स्ट वेव हमने देखी, सेकेंड वेव में हमने देखा कितने लोगों ने अपनों को खोया, वो परिस्थितियां हमने देखी, उससे हम अभी निपट रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि ब्लैक फंगस का अटैक जो है वो भी नजर आ रहा है। ये तमाम सवाल होंगे और इस बीच हम ये जानने की कोशिश करेंगे उन खास मेहमानों से कि कैसे ये जो तमाम बीमारियां हैं जो अब आगे आ रही हैं इनसे हम बच सकते हैं। प्रदेश को बचाने के लिए सरकारी तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद हमारे साथ मंच पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे सरकार थर्ड वेव के लिए किस तरीके की तैयारियां कर रही है, कितनी तैयार है सरकार, क्योंकि थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करेगा। थर्ड वेव से कैसे बचा जाएगा, ये तमाम सवाल जवाब जो हैं इसी मंच से यहां पर होंगे। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम पहले पैनल को यहां पर बुलाएंगे। मेडविन हॉस्पिटल से डॉक्टर मनमोहन श्याम, डायरेक्टर वाराणसी से, पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगी। बहुत स्वागत सर आपका। आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, इंटेंसिव एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ मैं जावित्री हॉस्पिटल से डॉक्टर ईश त्यागी को बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर हैं लखनऊ के और फॉर्मली प्रोफेसर हैं HOD/NT SGPI में, बहुत स्वागत सर आपका भी। इसके साथ ही वत्सल्य मल्टी स्पेशलिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डॉक्टर दिव्यांग पाठक को मैं बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर। और इस चर्चा को हम शुरू करेंगे और आगे जानने की ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो तमाम चीजें हैं उनसे निपटा जा सकता है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। कोविड की जो सिचुएशन चल आई वो हमने देखा फर्स्ट वेव में किस तरीके से और किस कदर लोग डरे हुए थे, और इतना डरे हुए थे कि लोग हॉस्पिटल्स की जब हम खासकर बात करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने देखे किस तरीके से शट डाउन एक तरीके से हो गए थे। और ये स्थितियां हो गई थी कि जो पेशेंट्स थे वो सोच रहे थे कि आखिर इस सिचुएशन में हम जाएं कैसे। ये सुना मैंने, क्योंकि बैक स्टेज जब हम बात कर रहे थे तो किस तरीके की कंडीशन आपने फेस की, किस तरीके से एक कोरोना वॉरियर के रूप में आप सामने निकल के आए। सर वो एक्सपीरियंस पहले शेयर कीजिएगा। सर माइक लीजिए। जी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैडम, आपने पहले वेव में हम लोगों ने कैसे अपनी भूमिका निभाई कोरोना से के पीड़ितों को इलाज करने के लिए, उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब यह शुरू हुआ पिछले साल लगभग जून के आसपास में तेज़ी से केसेस बढ़ने शुरू हुए, जुलाई आते आते तक काफ़ी स्थिति भयावह होने लगी थी। उस समय तक मैं बनारस या पूर्वांचल की बात करूं, यूपी की बात करूं, तो चूँकि यह बीमारी सबके लिए नहीं थी, हमारे लिए भी नहीं थी। इससे पहले हम लोगों ने इस पर कोई भी किसी पेशेंट के साथ किसी ने भी ट्रीट नहीं किया था, नहीं किसी का एक्सपीरियंस था। और जितनी बीमारियां दवाइयाँ थी ये सब सारी कुछ एक तरह से सबके लिए नहीं थी। तो आगे बढ़ के काम करना, एक नए दुश्मन से लड़ना बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी सुनिश्चित हथियार के, निसंदेह एक बहुत बड़ी बात थी। और केसेस बढ़ने लगे थे तो जुलाई के आसपास में सरकार की तरफ से भी, शासन प्रशासन की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल को पार्टिसिपेट करने के लिए आह्वान अपील होना शुरू हो गया था कि आप लोग भी आइए और मिल करके सारे लोग एक साथ इस बीमारी का सामना करें।
तो जाहिर सी बात है कि सब डरे थे, तो सबने अपने आप को सुरक्षित मोड में रखते हुए रखा। लेकिन धीरे धीरे यह होने लगा कि जब केसेस बढ़ने लगे और प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत सामने आने लगी, तो फिर हम लोगों ने भी एक दिन सोचा कि नहीं, अगर सारे लोग करेंगे, अगर कोई आगे नहीं आएगा तो कैसे आखिर हम इस बीमारी का सामना करेंगे। तो एक रात में बैठे रहे, हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम सब मिल करके इसमें कुछ करते हैं। मेरा हॉस्पिटल है 100 बेड्स का है, ICU भी काफ़ी है, मैंने एनेस्थीसिया से MD किया है और गहन चिकित्सा में ही कार्य करता हूँ और अच्छा खासा एक सेटअप बना कर रखा है। उसमें पूरा खाली था कोविड की वजह से। तो हम लोग मिले, अपने जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने हम लोग का स्वागत किया और तुरंत हम लोगों को मान्यता प्रदान कर दी। हम लोगों ने काम शुरू किया। तो जैसे ही काम शुरू किया और अगले दिन, चूँकि पहले के स्टाफ थे, कोविड का एक बहुत हवा सबके मन में बन गया था, किसी के पास कोई, चूँकि नया था, वैक्सीन उसमें अवेलेबल नहीं थी, तो सभी लोग असुरक्षित थे। तो जैसे काम किया शुरू, 2 दिन के अंदर में ही 50% स्टाफ हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए। पेशेंट बढ़ने लगे, हॉस्पिटल की स्टाफ की कमी हो गई। तो हम लोग भी उसमें गाइडलाइन थे कि कोई भी उस परिसर में कोई रहेगा नहीं, सारे लोग बाहर रहेंगे और जो लोग काम करेंगे फिर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो हम लोग भी बाहर आना शुरू किए, लेकिन जैसे बाहर आना शुरू किए, पेशेंट स्टाफ मेरे भागना शुरू हो गए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें भी, अगर हमें लगा, एक है ना कि अगर किसी सेना का सेनापति अगर उसके साथ नहीं है तो सेना कितना मनोबल होगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग भी चलो साथ में रहते हैं, पेशेंट के साथ में रहते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोगों ने रहना शुरू किया और धीरे धीरे फिर मेरे सारे स्टाफ लौटना शुरू किए और हम लोगों ने काम किया और धीरे उसके बाद फिर 1-2 हॉस्पिटल और आए और मिल करके हम सबों ने बहुत अच्छी सेवाएं कोविड पीड़ितों की। बिल्कुल, कोरोना वॉरियर के तौर पर आप सामने निकल कर आए और इन्हीं कोरोना वॉरियर की जरूरत हमें थी, आप जैसे लोगों की, ताकि इस पैंडेमिक सिचुएशन से। पूर्वांचल का तो हम हैं L3 लेवल का, संभवतः यूपी के पहले प्राइवेट L3 लेवल का हॉस्पिटल मेडविन हॉस्पिटल रहा है ये सब काम करने के लिए। तो पहला होने की वजह से एक तरह से जो चुनौतियां हम लोगों ने फेस करी, उसके बाद फिर मैंने और अपने साथियों को उसमें इंडक्ट किया, बताया, फिर धीरे धीरे और गाड़ी आगे बढ़ती गई और हम लोग को सफलता मिलने लगी फिर। ठीक, बिल्कुल। मैं लौटूंगी सर आपके पास। जावित्री हॉस्पिटल से ईश त्यागी भी हमारे साथ हैं। अभी की सर अगर हम बात करते हैं तो जो सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पैंडेमिक देखा फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन हमने देखी किस तरीके से वेव आई और तमाम जो सिचुएशन हुई वो कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनों को खोया और परिस्थितियां कितनी बिगड़ी वो हमने देखी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। लेकिन अब जब हम आगे की ओर देखते हैं तो तमाम और बीमारियां हैं जो सामने निकल के आ रही है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, और ये नहीं कह सकते कि और कितने रूप में फंगस सामने निकल के आएगा। इससे हम बचने की कोशिश करते हैं तो उन उपाय में सर क्या चीजें सामने आती हैं, क्योंकि हर किसी के मन में सिर्फ एक प्रश्न अभी ये खड़ा है और लोग लगातार सर्च करते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरीके से बचा जाए इनसे। तो सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप ज्यादा बता पाएंगे एनटी की कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। एक तो बात यह है कि ये ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से बहुत सालों से ब्लैक फंगस के पेशेंट आते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे मैं पहले SGPGI में था तो वहाँ पे साल में 1-2 पेशेंट आया करते थे, और अभी कोरोना के बाद ये हुआ है कि मैं अभी जैसे प्राइवेट काम कर रहा हूँ तो पर डे 1-2 नए मरीज़ देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि इंस्टीट्यूट लेवल पे तो क्या हालत हो रही होगी। तो बहुत सारे कारण इसके बताए गए हैं। कभी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंटेमिनेटेड थी, कभी कह रहे हैं कि पानी ख़राब था जिसमें वो ऑक्सीजन निकल के आती है। लेकिन एक्चुअली जो मेन कारण है वो एक एंजाइम होती है, उसको ट्रांसफेरेटिन कहते हैं। तो ये पता चला है कि जो ये कोरोना का वायरस है, इससे वो ट्रांसफेरेटिन एंजाइम ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो जो ये ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, तो ये इसके ऊपर पलती है, पनपती है। तो ये एक इसको समझिए कि जैसे कि इसे खाद मिल गया नाक के अंदर इवन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी म्यूकोरमाइकोसिस होती है, लेकिन ये ग्रो नहीं करती। सेकेंडली, इस इतनी ज़्यादा तादाद में होने का एक मेन कारण ये भी है कि ये सब पेशेंट डायबिटिक रहे हैं जिनमें ये एग्रेसिव रूप में आई है निकल के, और डायबिटिक होने के साथ साथ इनको स्टीरॉयड भी दिए गए हैं। और कोरोना टाइम में मतलब ये है कि नॉर्मली जैसे स्टीरॉयड देते हैं, एक डोज होती है, तो कोरोना में जब ज़िंदगी बचाने का सवाल आता है तो स्टीरॉयड कई बार बहुत ही हाई डोज में दी जाती है, जो कि नॉर्मली कभी नहीं दी जाती। तो स्टीरॉयड देने से ब्लड शुगर और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो यही सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से कि हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं। ये भी है कि कुछ नॉर्मल इंडिविजुअल जो नॉन डायबिटिक में हैं उनमें भी ब्लैक फंगस होती है, बट उनमें होती भी है तो यूजुअली इट इज़ माइल्ड, बहुत कम होती है,
एंड इट इज़ ईजीली कंट्रोलेबल। और एक बात ये भी है कि स्टार्ट तो नाक से होती है, लेकिन बहुत जल्दी ये साइनसेस में और आँख में फैल जाती है। फिर आँख के रास्ते से जो आँख की नर्व है उसके रास्ते से इसका ब्रेन में फैलने की रिस्क रहती है। तो उस स्थिति में ये ब्रेन में अगर चली जाती है तो इट बिकम्स एक तरह से नॉन ट्रीटेबल, प्रोग्नोसिस बहुत ही ख़राब होती है। तो हमें हर समय कोशिश ये करनी है कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो, जल्दी से पता चले, ताकि हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें और इसको कंट्रोल करके मरीज़ की जान बचा सकें। बिल्कुल सर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, लेकिन अब जब प्रश्न उठता है कि ब्लैक फंगस आपने कहा पहले से है, अब डेवलप कर रहा है ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें आती हैं मन में प्रश्न कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर कौन सा फंगस ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि अब एक और फंगस हम सुन रहे हैं, येलो फंगस, तो क्या डिफ्रेंशिएट करते हुए कोई ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, एक्चुअली देखिए मेन चीज़ ये है कि ब्लैक तो इसको मैं नहीं कह सकता। ब्लैक फंगस तो ब्लैक कलर में तो एस्परजिलस नाइजर होती है, जो कि अक्सर कान में या सरफेस पे होती है। ये इन्वेजिव फंगस है, तो ये टिश्यू के अंदर इन्वेड करती है। नॉर्मली फंगसेस होती हैं वो सरफेस पे ही ग्रो करती हैं, वो टिश्यू के अंदर नहीं जाती, तो उसका ट्रीटमेंट आसान होता है, सिंपल वॉश कर दो तो निकल जाती है। तो ये इन्वेजिव टाइप ऑफ फंगस है। ये अभी एस्परजिलस है, वो भी इन्वेजिव हो सकती है कई बार, लेकिन मेजॉरिटी केसेस जो अभी आ रहे हैं ये म्यूकॉर के ही आ रहे हैं। तो ये मतलब इसको ब्लैक फंगस के नाम से कॉमन नाम चल गया, तो इट इज़ ऑन, दैट्स द थिंग। वात्सल्य मल्टी स्पेशलिस्ट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से डॉक्टर दिव्यांग पाठक भी हमारे साथ हैं। दिव्यांग, जैसा कि हम ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी बैक स्टेज मेरा डिस्कशन आपसे हो रहा था स्टार्ट की, जैसे हम बात कर रहे हैं खासकर कि, और डायबिटिक पेशेंट्स की भी, कि ब्लैक फंगस ज़्यादातर जो है उनमें पाया जा रहा है। क्या ये वही लोग हैं, इनमें ही सिर्फ ये फंगस पाया जा रहा है, जैसे डॉक्टर साहब भी डिस्कस कर रहे थे, या फिर जिन्होंने स्टेरॉइड लिया नहीं है, या फिर नॉन कोविड पेशेंट जो हैं, जो हॉस्पिटल्स नहीं गए हैं, उनको भी ये अटैक कर रहा है? देखिए, ब्लैक फंगस जैसे सर ने बोला कि ये नई चीज़ नहीं है। मैं पीडियाट्रिक आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, तो आई हैव वर्कड इन दिल्ली Gangaram Hospital for 5 years, and I was consultant in Vedanta. So I have seen very serious patients, and I have seen इसमें ब्लैक फंगस के पेशेंट्स देखे हैं, डेंगू के पेशेंट्स में देखे हैं, बाकी और भी सीरियस पेशेंट्स में देखे हैं। तो ब्लैक फंगस जो ये बोलते हैं, ये जनरली म्यूकोर माइकोसिस को डिपिक्ट कर रहा है। जैसे सर ने बोला कि सही बात है कि इसमें हाई रिस्क पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट जो आजकल जो नोशन एक चल के आ रहा है कि बहुत स्टेरॉइड देने से और बहुत स्टेरॉइड ओवर यूज़ होने से ब्लैक फंगस ज़्यादा फैल रहा है, बट दिस नोशन कैन बी, ये इसको चेंज भी किया सकता है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें बहुत हाई डोजेस में स्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन उनको ब्लैक फंगस इतना नहीं होता। तो कोविड में ही क्यों हो रहा है ये? जैसे सर ने बिल्कुल सही बोला कि ट्रांसफ़र इंड्यूस होता है, बट इसके साथ साथ और भी मैकेनिज़म्स हैं। कोविड में क्या होता है कि इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, इम्यूनिटी आपकी पूरी डिसरेगुलेट हो जाती है। एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट भी करती है कई बार, जिसको हम लोग को सप्रेस करना होता है, और ये डिसरेगुलेटेड होती है टोटली तरीके से। और एक साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जिसको एक तरीके से बोले कि जैसे अभी एक स्टॉर्म आ जाए आपके अंदर, वो केमिकल्स के जो बॉडी को डैमेज करने लगे। तो ये सारी चीज़ें मिल के और प्लस उस समय इम्यूनिटी सप्रेस किया जाए, तो एक ब्लैक फंगस के सिनेरियो में ये फिट बैठता है, जिसमें ये ग्रो कर सकता है। ब्लैक फंगस जैसे कि हमारे नाक के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, ये नॉर्मल है, बट बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस की हम लोग को ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। इसलिए ये है कि म्यूकोर माइकोसिस अगर किसी सीरियस पेशेंट को होता है, तो ऑब्वियसली उस जो क्वेश्चन आपका था कि ये बाकी फंगस से सीरियस है, हाँ बिल्कुल सीरियस है। और जब भी हम लोग जब आईसीयू में म्यूकोर माइकोसिस देखते थे, तो मोस्टली हम लोग कहते थे कि अगर म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस हो गया है तो इसकी आउटकम अच्छे नहीं होंगे। जबकि बाकी वाइट फंगस या येलो फंगस, इसको अलग अलग नाम है आप लेमैन लैंग्वेज में, बट साइंटिफिक टर्म्स में ये दीज आर मोर ट्रीटेबल, ज़्यादा अच्छे से ट्रीट हो सकते हैं। और ब्लैक फंगस को ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल। अभी हम अगर दिव्यांग बात करें तो थर्ड वेव की हम बात करते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पहले किस तरीके से सीनियर सिटीजन फर्स्ट सिचुएशन में, उसके बाद सेकेंड वेव हमने जब देखा यंगस्टर, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अभी तक बच्चों के सेफ रहने का कारण,
इसके साथ अब थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा क्यों इफेक्ट होंगे, इसके क्या कारण हो सकते हैं, और फिर आई एम श्योर जो देख रहे होंगे वो ये भी जानना चाहेंगे अपने बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर बता सकते हैं, सीनियर सिटीजन बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है जब अगर कोरोना उन्हें होता है तो। देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पहले तो, कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन कि थर्ड वेव में सीवियरिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, थर्ड वेव क्या सेकेंड वेव से ज़्यादा खतरनाक होगा, थर्ड वेव क्या बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इन सारी चीज़ों के डेफिनेटिव आंसर्स नहीं हैं पहली। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर कोई एक चांस भी है थर्ड वेव होने का तो हम लोग को उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग हिस्ट्री में भी जाए तो स्पेनिश जो फ्लू हुआ था 1918 में भी, तो उसमें भी थर्ड वेव सेकेंड वेव से लेस सीवियर था। यूएस में थर्ड वेव वाज मोर सीवियर। दिल्ली में सेकेंड वेव अभी चल रहा है, ख़त्म हो रहा है, बट थर्ड वेव की शुरुआत हल्की हल्की दिखनी शुरू हो सकती है। बच्चों को जहाँ तक कंसिडर किया जाए तो ये बात सही है कि पहली वेव में एजेड लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, सेकेंड वेव में मिडिल एजेड लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे। इसका रीज़न मोस्टली ये पाया गया कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, मतलब उसके जीन्स चेंज होती हैं जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, जैसे जैसे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बदलती है, वैसे वैसे वायरस भी अपने आप को चेंज करता है। तो जो अभी लेटेस्ट म्यूटेशन है B1.167 म्यूटेशन, जिसको इंडिया म्यूटेशन किया, डबल म्यूटेशन स्ट्रेन है और इंडिया म्यूटेशन के नाम से भी जाना जा रहा है, जो गलत है बोलना, बट ये स्ट्रेन की खासियत ये है कि ये ज़्यादा डबल स्पीड से ये ज़्यादा फैलता है, इसलिए हम लोगों को सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, क्योंकि उसने चेंज किया अपने आप को। अब एक इसके साथ दो तीन चीज़ें और हैं कि उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो उस वेव आने से पहले तक हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो चुकी थी, और जो डॉक्टर्स हैं और एजेड लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था, और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग अफेक्टेड थे। बट बिकॉज जो लोग नहीं अफेक्टेड थे और मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं अफेक्टेड थे, इसलिए ये वेव का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, जो हम लोग को लगता है कि बहुत ख़तरनाक है, और काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए और आउटकम अच्छा नहीं आया। जो दूसरी बात ये है कि बच्चों में ये क्या इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता है, ऐसा नहीं है। बच्चों में फर्स्ट वेव से बच्चे इन्फेक्ट हो रहे थे, बच्चे हमेशा से इन्फेक्ट हो रहे थे, जबकि ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, अभी भी हम लोग को कोविड में सेकेंड वेव में बच्चों को इन्फेक्टेड बच्चों को देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये है क्या थर्ड वेव में बच्चे सीरियस होंगे क्या, क्योंकि सीरियसनेस से डिपेंड करता है कि आउटकम क्या होगा और किस वेव का इफेक्ट कितना आएगा। बिल्कुल, लेकिन तैयार रहने की पहले से ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बच्चे शुरू से इफेक्ट हो रहे हैं, सीरियस रहने की ज़रूरत है, और सरकार हम श्योर उस पर वर्क भी कर रही है। वापस मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम जी पे आती हूँ। सर, अभी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खासकर बात करें, सुविधाएं हैं हमारी ही नहीं, पूरे अगर हम विश्व के सारे देशों की बात करें तो उन सुविधाओं की, मान लीजिए अगर हमारी क्षमता 1000 बेड की है, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट की बोलें, और उस 1000 बेड के सापेक्ष हमें 5000 पेशेंट या 10,000 पेशेंट आ जाएं, तो जाहिर सी बात है कि उनको संभालने में हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी देश को, किसी भी शहर को, 1000 बेड की क्षमता वाले शहर को 5000 या 10,000 का संसाधन बना के रखना एक रूटीन में एक तरह से अव्यवहारिक है और साधारण काम नहीं है। तो ऐसे केस में हम अगर सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका देखें, जर्मनी देखें, इंग्लैंड देखें, यूरोप के बहुत सारे देशों में जहाँ पर बहुत तबाही मचाई है, वे देश हमसे मतलब हर एक मामले में सक्षम हैं, टेक्नोलॉजी, धन, सब कुछ सब लेकर के, फिर भी वहाँ पर बहुत सारा मौतें हुई, बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएँ आई। तो
कोई भी तैयारी पहले से करके रखना, जैसे फेज़ 1 में आया, फेज़ 2 के लिए या फेज़ 3 के लिए, मान लीजिए हमारे पास 1000 बेड की क्षमता है, हमने 5000 कर लिया, लेकिन पेशेंट 10,000 आ गए, तो हम कैसे करेंगे? तो चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी। कोई भी सुविधा जो बना के रखेंगे, हो सकता है थर्ड वेव में, आज हमारे शहर में 2000 बेड की क्षमता है और थर्ड वेव के लिए हमने 5000 का बना लिया, लेकिन केस बढ़ गए, तब हम क्या करेंगे? तो उन सब चीज़ों को देखते हुए प्रिडिक्ट कर पाना कि थर्ड वेव क्या होगा, लेकिन हाँ उतनी भयावह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आएगी तब तक हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत तेज़ी चल रहा है, बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके होंगे। बच्चों के लिए अभी कोई सरकारी दिशा निर्देश नहीं आया है, तो वही एक सेगमेंट छूट रहा है, तो उसको कैसे समझना होगा, ये भी हम लोग को आगे इस दिशा में कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर, और इस दिशा में निश्चित गवर्नमेंट कार्य कर भी रही है, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन जो इससे निकलना बेहद ज़रूरी है, और वो हम देख रहे हैं किस तरीके से गवर्नमेंट लगी हुई है। डॉक्टर त्यागी साहब के पास मैं चलती हूँ। डॉक्टर, कोरोना की सिचुएशन हमने देखी, ये ज़्यादा सिचुएशन इसलिए भी बिगड़ी क्योंकि नोन नहीं थी बीमारी, कोई जानता नहीं था कि किस तरीके से क्योर होगी है। लेकिन ब्लैक फंगस की जब हम बात कर रहे हैं बार बार, तो जैसा कि आपने भी बताया कि ये नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन अब बड़े रूप में सामने आ रही है। तो सर, ये कितनी खतरनाक हो सकती है, या फिर कितनी जल्दी क्योरेबल हो सकती है अगर हमें पता लग जाए पहले से? या फिर गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, कोरोना को लेकर एक प्रश्न या फिर जवाब ये कह लीजिए सरकार की तरफ से ये सामने आता है कि ये सिचुएशन जानी बूझी नहीं थी, पता नहीं था इसका, तो इसलिए हम संभाल नहीं पाए, लेकिन ब्लैक फंगस संभाल सकती है? अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि पहले केसेस बहुत कम होते थे, और किसी को ये पता भी नहीं था कि कोरोना के बाद इस तरह से एक ब्लैक फंगस का भी इतना इस तरह का दौर चलेगा कि इतने सारे केसेस होंगे। तो अब जब ब्लैक फंगस के केसेस इतने सारे आ गए, तो जो दवाइयाँ जैसे कि एम्फोटेरेसिन है, जो कि इसमें ट्रीटमेंट में दी जाती है, सडनली उसकी एक्यूट शॉर्टेज हो गई। अब ऑब्वियसली मतलब मैं गवर्नमेंट को नहीं कहूँगा भाई, जो चीज़ कम रिक्वायर्ड थी, साल भर में 100 एम्प्यूल चाहिए थे, अब उसका एक हफ्ते में आपको 1000 वायल चाहिए, तो कंपनी को भी प्रोडक्शन बढ़ाने में टाइम लगता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हुई कि चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, और सीवियरिटी भी ज़्यादा थी मरीजों की, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं होता। जो लोग जल्दी से पहुंच जाती है अगर ये आँख के अंदर, तो अंदर बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने बताया आपको। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये है कि अगर हम कोरोना पीरियड के दौरान मरीज़ की शुगर कंट्रोल में रखें, और कुछ और भी दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं जिससे कि फंगस की ग्रोथ उतनी फास्ट ना हो, तो इन सब चीज़ों का डेफिनेटली रोल है। और मेन चीज़ ये है कि अब एम्फोटेरेसिन अवेलेबल हो गई है, जल्दी से डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट करके जितना भी वो इन्वॉल्व फंगस है उसको हम निकाल देते हैं। एंडोस्कोपी से भी निकल जाता है और ओपन सर्जरी से भी होता है, तो डिब्राइडमेंट कहते हैं। तो जितना आपका टिश्यू है ख़राब वाला, जिसको फंगस खा चुकी है, उसको निकाल दिया जाता है। तो मेडिसिन के लिए बहुत कम डोज से भी काम चल जाता है। एम्फोटेरेसिन क्योंकि खुद एक बहुत टॉक्सिक दवाई है, इसको भी बहुत समझ बूझ के देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा जो कि दिक्कतें पैदा कर रही हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ अब ऑलरेडी एम्फोटेरेसिन काफ़ी इजीली अवेलेबल होने लगी है, और आगे चल के मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं इसके रोकथाम के लिए, इलाज के लिए, वो कारगर होंगे। ऑलरेडी शायद नोडल सेंटर बना दिया गया है, और आई थिंक गवर्नमेंट इज़ डूइंग प्रीटी गुड स्टेप्स आर बीइंग टेकन। अभी ये तीनों, ये जो प्रश्न मेरा अगला है वो आप तीनों से होगा, क्योंकि आप तीनों ही डॉक्टर्स हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे बता पाएंगे, क्योंकि अब की सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये हम समझ पा रहे हैं, जब कोई भी किसी अपने को खोता है तो फिर स्थिति क्या होती है। लेकिन सिचुएशंस हमने देखी हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं। प्रश्न जो है वो डॉक्टर के लिए खड़ा हो रहा है बार बार कि सही दवाई नहीं दी गई या फिर इलाज सही नहीं किया गया। तो क्या सिर्फ एक डॉक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या फिर जो पेशेंट वहां पर आए हैं, या फिर उसके जो तीमारदार उसके साथ आए हैं, या सोशल तौर पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अब इसमें एक्चुअली देखिए, एक चीज़ तो ये है क्योंकि इतनी फेटल डिजीज़ है, तो हर आदमी थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेके चलता है। तो एक कॉमन आदमी, जैसे हमारे भी जान पहचान के लोग थे जो कि कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उन्होंने कहा कि वहाँ जल्दी नर्सेज नहीं आती थी, देखने नहीं आती थी, कहते थे, बुलाते थे, जल्दी अटेंड नहीं हो पाता था। तो चीज़ों की अपनी लिमिटेशन है। अब डॉक्टर साहब हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, इन्होंने भी पाया होगा कि स्टाफ को मोटिवेट करना टू वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
आप खुद काम कर सकते हैं, लेकिन केवल डॉक्टर के काम करने से काम नहीं चलता। इट इज़ ए होल टीम। अब टीम में लोग नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम बच जाएं, इलाज बाद में करते रहेंगे, तो इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो मैं फिर भी कहूँगा कि इतने देखिए डॉक्टरों को इन्फेक्ट हुआ, कितने डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है। फॉर्चुनेटली सेकेंड वेव में थिंग्स हैव बीन बेटर फॉर द डॉक्टर्स, आई वुड से। सो ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। डॉक्टर श्याम, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि कितना रोल सोसाइटी का है? मैडम, अगर कोरोना को से हमें सही मायने में लड़ना है और उसे हराना है तो केवल मेडिकल मैनेजमेंट से असंभव है। हमें इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, मेडिकल मैनेजमेंट और नॉन मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल में तो सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वैक्सीन, ये वो सारा कुछ आ गया। नॉन मेडिकल में हमें मरीज, उसके परिवार वाले और सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम, इन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ रखेंगे और सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए अपने कार्य को करेंगे, तभी संभव होगा। जैसे एक पेशेंट है, आता है 74 सैचुरेशन लेकर मेरे हॉस्पिटल में, और 74 सैचुरेशन का मतलब कि क्रिटिकल स्टेज में है, उसके लंग्स भी मोर देन 60-70% तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। 74% हुआ है तो इसका मतलब वो कोई एक दिन में नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो 2-4 दिन या हफ्ते भर से परेशान रहा होगा। दवाइयाँ या तो नहीं कराया होगा, या कराया होगा तो इफ़ेक्टिव नहीं हुई होंगी और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई। तो अब वो वहाँ से आता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, इलाज कराता है, ठीक होता है तो दूसरी बात है, नहीं ठीक हुआ तो लापरवाही और ये वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन क्या हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि लापरवाही किसी मरीज़ के इलाज में केवल जिम्मेदारी और जवाबदेही हॉस्पिटल की है कि उस मरीज़ की या उसके परिवार के परिजनों की भी है कि जो समय रहते उचित इलाज अपने मरीज़ का न तो करवा पा रहे हैं, न मरीज़ खुद कर पा रहा है। सरकार ने अरबों रुपया खर्चा कर दिया लोगों को समझाने में कि मास्क लगाओ, सेफ डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, भीड़ भाड़ में न जाओ, न जाने तरह तरह के, पूरे साल भर से चल रहा है। कितना पैसा जनता ही का धन गया ना, गया। लेकिन अगर लोगों ने उनको पूरी तरह से पालन किया होता तो शायद थर्ड वेव नहीं आती, या फिर सेकेंड वेव भी नहीं आई होती। तो कहीं ना कहीं से कुछ हमसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, आप बीमार हो गए, पहला लक्षण आया, उसके बाद आप खुद ही दवा कर रहे हो, सारी दवाइयाँ खुद ही करते चले जा रहे हो और डॉक्टरों को नहीं दिखला रहे हो। डॉक्टर ने बताया कुछ, आपने किया कुछ, और घर पर ही बैठ करके ऑक्सीजन भी लगवा रहे हो। मैंने सुना है कुछ लोगों ने रेमडेसिविर तक भी घर में लगवाई है, जो कि नियमों के खिलाफ हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग लोग भी घर पे रह करके अपना इलाज करवाते रहे, तो ये सब नियमों की अनदेखी हुई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से हमें परिवार को और मरीज को भी जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के जब हमारी जिम्मेदारी आएगी और जवाबदेही आएगी, तब हम समझेंगे कि हमें अपने प्रति सजग रहना है, अपने परिवार वालों के प्रति भी सजग रहना है। बिल्कुल, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपके जवाब में मुझे एक प्रश्न भी मिल गया अपना। डॉक्टर दिव्यांक, जैसा कि डिस्कस हो रहा है, सामाजिक जो इनिशिएटिव लिया जाता है, पर पर्सन जो इनिशिएटिव लिया जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है समाज को सुरक्षित रखने के लिए। जैसा कि अभी सर डिस्कस कर रहे थे, बहुत लोगों ने घर में भी यहाँ पर अपना इलाज कराया। ये एक पहलू उसमें है कि डॉक्टर्स पर शंका इस सिचुएशन में खड़ी हुई, तमाम सवाल भी खड़े हुए, और जो तस्वीरें हम देखते हैं, कई बार मारपीट की खबरें सामने निकल के आती किसी डॉक्टर से पेशेंट के द्वारा, तो वो बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि जो पेशेंट घर में इलाज करा रहे हैं, उनके तीमारदारों के मन में, उनके खुद के मन में एक प्रश्न ये भी है कि अगर हम अस्पताल जाएंगे, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो क्या हम वापस सही सलामत आएंगे? वो एक प्रश्न लेकर ये भी मन में चल रहे हैं कि अगर हम घर में ही इलाज कराते हैं तो हम बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने कई और एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि सही कंडीशन में हॉस्पिटल गए लेकिन वापस लौटकर सही कंडीशन में नहीं आए। तो ये सिचुएशन क्या? देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि गवर्नमेंट और मेडिकल साइंस के पास बहुत क्लियर इसके इंस्ट्रक्शंस है कि कौन से पेशेंट्स को घर में ट्रीट होना है, कौन से पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ट्रीट होना है। जब आपके साइंस और सिम्टम्स या आपकी बहुत हाई फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आपको ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे, या आपको सांस की दिक्कत आने लगे, बच्चों में खासकर ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं पता चलती। बच्चों में खासकर लैट्रिन बढ़ जाए, ये बुखार बहुत तेज़ आने लगे, 103 तक बुखार आने लगे, बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों में आपको घर पे नहीं बैठना है। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो सिर्फ माइल्ड बुखार है, माइल्ड चीज़ें हैं, उनको घर पे ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, बेशक आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम लोग सिर्फ ये चीज़ देख के कि एक पेशेंट हॉस्पिटल गया
और वो ठीक था और वापस नहीं आ पाया, तो क्या वो डॉक्टर की गलती है या कोविड मरीज ज़्यादा सीरियस हो सकता है? कोविड भी एक डिजीज़ है जिससे लाखों लोग मरे हैं, यूएस में भी लोग मरे हैं, ब्रिटेन में भी लोग मरे हैं। तो क्या इंडिया ही अलग ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें डॉक्टर अब भगवान के रूप में अलग तरीके से आएगा? तो यहाँ पे भी मेडिकल साइंस की तरह हमारे पास भी कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी क्योर कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट सीरियस होगा तो उसको सीरियसनेस के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे। हाँ, 80% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड होते हैं जो घर में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देख के एनकरेज ना हो, आप डॉक्टर से सलाह लें, गाइडलाइंस लें कि कौन से बच्चों को या कौन से पेशेंट्स को घर पे दवाई लेनी चाहिए और कौन से पेशेंट्स को हॉस्पिटल आना चाहिए। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है कि कौन सा पेशेंट सीरियस हो रहा है और उसको बचा पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में कई बार रिसोर्स लिमिटेशंस भी होती हैं। कई बार जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था कुछ दिनों पहले, बहुत क्राइसिस आई थी, तो उस टाइम एक डॉक्टर भी क्या कर सकता है अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया? तो उस टाइम अगर डॉक्टर को ब्लेम किया जाए तो ये बिल्कुल गलत रहेगा। मेरे ख्याल से अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरत है और जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में उठाना बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, और जो जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि लगातार आप काम कर रहे हैं ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिव्यांग आपका, और डॉक्टर आयुष त्यागी जी आपका भी, डॉक्टर मनमोहन श्याम जी आपका भी। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं इसी तरीके से आप अपनी सेवाएं देते रहेंगे और पैंडेमिक सिचुएशन जो है इससे हम जरूर ओवरकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू। थैंक्स।